देख रहे न्यूज़ सर्कल और लखनऊ में इस समय हम लोग मौजूद हैं। लगातार अब बात आप लोगों को इंडिया वर्सेस एनडीए पे जो चर्चा गर्म हुई है, लगातार सभी विपक्षी दल एक साथ आकर एक साथ दिखाई दे रहे हैं। अभी हाल ही में हम लोगों ने संसद में भी वो तस्वीरें देखी कि संजय सिंह के समर्थन में अखिलेश यादव वहाँ बैठे हुए दिखाई दे, वहाँ डिम्पल यादव और राम गोपाल यादव भी मौजूद थे। और उसके बाद आम आदमी पार्टी को सभी पार्टियों ने एक साथ मिलकर समर्थन दिया, जो ये दिखाता है कि सभी विपक्षी दल एक साथ हैं। अभी हाल ही में कुछ महीने बाद चुनाव होने हैं। इसी साल मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इन सभी राज्यों में चुनाव होने हैं। क्या भूमिका इंडिया में समाजवादी पार्टी की रहेगी? क्योंकि बीच में चर्चाएं बहुत गर्म हुई थी कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ सकती है। मध्य प्रदेश से हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता यश भारती जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है यश भैया आपका। धन्यवाद भैया। क्या भूमिका, पहले तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं, क्या भूमिका समाजवादी पार्टी की मध्य प्रदेश में है अगर हम इंडिया को पूरा देखते हैं तो? देखिए, सबसे बड़ी बात है इंडिया की अगर भूमिका पे जब देखते हैं और समाजवादी पार्टी को देखते हैं, उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है और उत्तर प्रदेश की सीमाओं से ही लगा हुआ मध्य प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश में कोई हवा चले और निर्णय हो और उसका असर मध्य प्रदेश में नहीं होगा तो ये संभव नहीं हो सकता। ये बड़ा क्षेत्र है, ग्वालियर चंबल संभाग का, बुंदेलखंड का, विंध्य क्षेत्र का, जो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। और समाजवादी पार्टी की यहाँ मजबूत स्थिति है, लेकिन कुछ हमारी पार्टी की कमजोरियां हैं, हम लोगों की कमजोरियां हैं कार्यकर्ता की, कि हम वहाँ मजबूती से काम नहीं कर पा रहे। उसका विशेष कारण ये है कि वहाँ जो टू पार्टी सिस्टम दोनों दलों ने बना रखा है, भाजपा और कांग्रेस ने, वो चाहते ही नहीं कि कोई तीसरा दल वहाँ पे एंट्री करे। यदि कोई नेता अगर या कोई कार्यकर्ता वहाँ अच्छाई से काम करता है, दमदारी से काम करता है, तो ये उसको तोड़ने का काम करते हैं। कैसे भाजपा में शामिल कर लें, कैसे कांग्रेस में शामिल कर लें, इनकी लगातार प्रैक्टिस रहती है। आपने देखा चुनी हुई सरकार किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की कमजोरियों के कारण टूटी और आज भारतीय जनता पार्टी वापस सत्ता में है। तो ये कमजोरी दोनों राष्ट्रीय दलों की है, जिसका भुगतान आज पूरा देश कर रहा है। इंडिया में क्योंकि सभी विपक्षी दल एक साथ हुए, ये बात ये कही जा रही है कि जो दल जहां मजबूत है वहां उसको जिम्मेदारी ज़्यादा दी जाएगी। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूत है। कांग्रेस कई वर्षों से सत्ता में नहीं आई है, करीब 35 साल हो गए सत्ता में आए कांग्रेस को। तो क्या लग रहा है अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जो भूमिका निभानी वो निभा पाएगी? निश्चित तौर पर निभा पाएगी। दूसरा सबसे बड़ा दल है वर्तमान में, ये जनादेश है, जनता ने स्वीकार किया है। और जब से समाजवादी पार्टी बनी है, प्रतिशत के आधार पर देखेंगे तो सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में मिला है। दूसरा सबसे बड़ा दल है, लेकिन सत्ता से बहुत दूर। नहीं, सत्ता से बहुत दूर नहीं है। जो जनादेश मिला है वो बहुत बड़ा मतदान के माध्यम से मिला है, लेकिन जो सत्ताधारी दल है जिसने रोकने के हर तरीके के प्रयास किए, धन, बल, ताकत, शासन, प्रशासन, अभी मध्य प्रदेश में हमने कलेक्टर को कहते हुए सुना, वो सीधे तौर पे ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार तो आएगी, दोबारा आनी, आप वोट दीजिए। तो जब मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और देश में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ कलेक्टर और एसपी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, तो प्रशासनिक जो व्यवस्था बिगाड़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी ने, उसके बाद में इतना बड़ा जनादेश मिल रहा है, तो ये लोकतंत्र की ताकत है और माननीय अखिलेश यादव जी का नेतृत्व है, जितना बड़ा जनादेश मिला है। तो डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में भी, आप जहां से आते हैं डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में ये भी है। और कई दिनों से हम लोग चर्चा सुन रहे हैं मणिपुर की, सभी दलों के, समाजवादी पार्टी के सांसद भी उसमें शामिल थे, सभी विपक्षी दलों का इंडिया का जो डेलीगेशन मणिपुर गया। डबल इंजन की सरकार है मणिपुर में भी, तो डबल इंजन की सरकार के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ तो डबल इंजन नहीं, हमारे यहाँ तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। लोकल के जो चुनाव है वो भी लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतती है, छोटे से लेकर बड़े तक हर चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी जीती है। मैंने कहा जब कलेक्टर खुद ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार आएगी, तो आप समझ सकते हैं परिणाम किस तरीके से आएंगे। तो उसके बाद भी आदिवासियों के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार में नंबर 1 मध्य प्रदेश है, महिलाओं पे अत्याचार में मध्य प्रदेश सबसे नंबर 1 है। मोदी जी खुद भरी सभा में बोल चुके कि चपरासी के यहाँ से भी लाखों रुपए पकड़े जाते हैं, यानी भ्रष्टाचार में भी नंबर 1 प्रमाणिक तौर पे मोदी जी द्वारा मध्य प्रदेश है। तो हर बुराई के मामले में मध्य प्रदेश तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नंबर 1 आ गया है। अच्छाई बची कहाँ है? आज लाखों रुपए का कर्जा हर व्यक्ति के ऊपर आ गया। शिक्षा की स्थिति आपने अभी पटवारी परीक्षा में देख ही लिया, किस तरीके की धांधली हुई कि भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक है, उसके यहाँ से परीक्षा सेंटर बनाया तो पूरे मध्य प्रदेश में 10 में से 7 जो टॉपर है उसी के कॉलेज से मिलते हैं। ऐसा कौन सा परीक्षा केंद्र में पढ़ाई हो रही थी?
या कौन सा तरीका अपनाया गया था कि 10 में से 7 टॉपर वहां से हो रहे थे? व्यापम पहले ही एक बड़ा भ्रष्टाचार हो ही चुका है। यही हम उत्तर प्रदेश में देखते थे, पेपर लीक लगातार योगी शासन में हो रहा है। तो ये जो नौजवानों के साथ छलने का काम हो रहा है, महिलाओं को छलने का, आदिवासियों को, तो आने वाले समय में जो पीडीए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने बात की है, पीडीए ही एनडीए को हराएगा और इसका अच्छा आप परिणाम देखेंगे। पीडीए का जिक्र आपने किया, पीछे बहुत बड़ा बैनर भी लगा इस बार पीडीए सरकार। पीडीए को पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इनको साथ आप ला पाएंगे कि नहीं? क्योंकि अभी आपके साथ कोई नजर नहीं आ रहा है। नहीं है, वो हमारे साथ में नजर नहीं आ रहा, तो किसके साथ नजर आ रहा है? कौन उनकी आवाज उठा रहा है? भाजपा के साथ नजर आ रहा है। पिछड़ों की जातीय जनगणना की आवाज कौन उठा रहा है? भारतीय जनता पार्टी तो विरोध कर रही है। अगर समर्थन ही नहीं, जातीय जनगणना फर्जी, परेशान हो रहे हैं। नहीं, इसीलिए जातीय जनगणना नहीं कराना चाहते ना, हक अधिकार नहीं देना है। जब हक अधिकार की बात आएगी तो मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी जो हैं, मैं किसी वर्ग का विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन जब ब्राह्मणों की महासभा कोई कार्यक्रम करती है तो एक साल में 4-4 बार चले जाते हैं, उनकी हर मांग लेते हैं। लेकिन वही पिछड़ा वर्ग की 27% आरक्षण की मांग है तो उसमें कोर्ट का बहाना ले लेते हैं। पिछड़ों की आप जब बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा पिछड़ों के नेता भारतीय जनता पार्टी में है। चाहे आप सांसद की बात करें, चाहे मंत्रियों की बात करें, चाहे विधायकों की बात करें, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, अनुप्रिया पटेल हैं उत्तर प्रदेश में, केशव देव मौर्य, संजय निषाद हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं, तमाम पिछड़ों के नेता भारतीय जनता पार्टी में हैं। वो लोग आवाज उठा लेंगे, सत्ता में भी हैं। नहीं, आवाज उठा लेंगे आपने कहा ना, पिछड़ों के नेता हैं तो ये नेतृत्व के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते? क्यों मुख्यमंत्री बदलने की बात नहीं करते हैं कि आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, कितनी आबादी है उनके समाज की, तो अगर पिछड़ों की आवाज उठाए तो पिछड़ा मुख्यमंत्री बनवा दें। लेकिन मुखौटा बनाने की बात है तो हमारे यहाँ तो शिवराज सिंह चौहान मुखौटा के रूप में है। 27% आरक्षण क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या नहीं होना चाहिए? स्पष्ट कर देंगे 27% आरक्षण नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए तो क्यों नहीं दे पा रहे? स्पष्ट इनकी मंशा नहीं है। न्यायालय एक बहाना है। न्यायालय में आप जो कागज प्रस्तुत करते हैं उस पर निर्णय होते हैं। ये कागज प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं। ये तो बड़ी बड़ी बातें करते थे। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जो थे वो उस समय बड़े बड़े बातें कि कागज तो दिखाने पड़ेंगे, तो दिखाए ना कोर्ट में कागज। ये कागजों के लिए तो चिल्लाते थे जब एनआरसी और सीए की बात होती थी। सवाल ये है आपसे कि जब आप पिछड़ों के नेतृत्व वाला कोई नेता आपकी पार्टी में नहीं है, दलितों के नेतृत्व वाला कोई नेता आपकी पार्टी में नहीं है, अल्पसंख्यक के नेतृत्व वाला कोई नेता आपकी पार्टी में नहीं है, तो उनका समाज आपके साथ कैसे आएगा? नहीं, सभी वर्ग के नेता हैं। आप बता दीजिए कौन से वर्ग का, कौन सी जाति का नेता हमारे पास नहीं है? हर जाति का, हर वर्ग का नेता है, उसको नेतृत्व मिला हुआ है, पूरी आज़ादी मिली। अपने साथ कैसे लाएंगे? क्यों, बहुत इंद्रजीत सरोज जी हमारे पास बड़े नेता, राष्ट्रीय महासचिव हैं पार्टी के, अच्छे वक्ता हैं और समय समय पर उन पर जिम्मेदारी मिलती है। अखिलेश यादव जी स्वयं पिछड़े वर्ग से आते हैं। श्रद्धेय नेताजी पिछड़ा वर्ग से थे। उन्होंने सत्ता में रहते हुए पिछड़ों के लिए निर्णय लिए हैं। लैपटॉप वितरण किया, लैपटॉप से क्या पिछड़ों को फायदा नहीं हुआ? क्या सवर्णों को, हर वर्ग को फायदा हो? तो निर्णय उस तरीके से होने चाहिए जो सरकार की जिम्मेदारी के भेदभाव ना हो, सभी एक साथ आगे बढ़े, सबको नेतृत्व मिले। और जो सामान्य हमारे संविधान में जो व्यवस्था है सामान्य वर्ग, तो सामान्य सबको हम कैसे बना सकें, ये भेदभाव कैसे खत्म हुए, तभी संभव है जब आप सबको हक अधिकार देंगे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कहते थे कि जब तक अवसर नहीं मिलेगा तब तक योग्यता नहीं आएगी। तो अवसर देने का काम अगर किसी ने किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने किया है, श्रद्धेय नेताजी ने दिया है। बहुत लोगों को अभी भी डाउट है, बहुत बड़ा बैनर इंडिया का लगा, अखिलेश जी की फोटो लगी है, तमाम नेता यहाँ पे इंडिया के गठबंधन में तमाम विपक्षी दलों के नेता सभी एक साथ जुड़े। अभी भी लोगों को डाउट है कि अभी चुनाव में काफ़ी लंबा समय है, सब बिखराव हो जाएगा चुनाव आते आते। अब बिखराव के लिए सबकी अपनी अपनी मनोकांक्षाएं हैं सब, क्योंकि अखिलेश जी खुद कहते हैं कि हमारे पास जितने चेहरे हैं सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अच्छे हैं, तो सब जब अच्छे ही हैं तो सब में झगड़ा नहीं होगा प्रधानमंत्री के लिए। नहीं, देखिए बिखराव की कोई बात नहीं। ये वो लोग बातें करते हैं या बातें फैलाते हैं जो खुद डरे हुए हैं। आप बताइए, एनडीए के साथ में जब राजनीतिक अछूत थी भारतीय जनता पार्टी, तब एनडीए के साथ में कौन था? शिवसेना थी। आज शिवसेना, वो ठाकरे परिवार कहाँ है? अकाली दल था, वो अकाली दल आज कहाँ है? तो ये जो लोग, जब राजनीतिक अछूत थी भारतीय जनता पार्टी को, उसको छूना नहीं चाहता था, भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई बैठना नहीं चाहता था। क्यों नहीं बैठना चाहता था? क्योंकि उस समय भी पिछड़े का अधिकार छीनते थे और ये भगवान के नाम पे राजनीति करते थे। और आज ये दोबारा उसी रूप में आ गए हैं कि आप फिर भगवान के नाम से बात हट करके अब ये हक अधिकार की बातें कर करके हमको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हक अधिकार देने का काम नहीं कर रहे। इसी बात पे तो जो आप बात बता रहे हैं, इसी बात पे लोगों को डाउट है कि उसमें एक्सट्रीम राइट जो पार्टी, एक्सट्रीम राइटिस्ट पार्टी है उद्धव ठाकरे की पार्टी, वो भी उसमें शामिल है। उसमें एक्सट्रीम लेफ्ट जो पार्टी सीपीआई सीपीआईएम, वो भी उसमें शामिल है। कैसे होगा तालमेल? तालमेल तो सरकार चलाने के लिए और देश चलाने के लिए है ना। ये जो सरकार चल रही है इसका कोई एक अच्छा प्रोग्राम बता दीजिए। क्या स्वच्छता अभियान, जिसको बड़ा बातें कर करके किया, नोटबंदी, जीएसटी,
कोई एक प्रोग्राम बता दीजिए जो सफल हुआ हो। गंगा सफाई, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। कोई एक उपलब्धि बता दीजिए ना जिसपे हम गर्व करें कि हाँ ये सरकार ने अच्छा काम किया। हाँ, खुद ही अपने गाल थपथपा देना कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, तो थपथपाते रहे। उनके सारे निर्णय अच्छे हैं उस हिसाब से। नई संसद बन गई है, उसमें कौन सा नया काम हो रहा है? आज भी संसद नहीं चल पा रही, आवाज़ नहीं उठे। मणिपुर पे चर्चा नहीं करना चाहते, प्रदेश पे चर्चा नहीं करना चाह रहे, हक अधिकार नहीं देना चाह रहे। एक राष्ट्रीय पार्टी जो नई अभी बनी है और अध्यादेश ला करके उसके हक अधिकार छीन रहे हैं, वो सब लोगों के पास जा रहे हैं समर्थन मांगने। हमारी पार्टी के पास भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास भी समर्थन मांगने, समर्थन दिया है उनको। क्या लग रहा है इस बार किसका माहौल लग रहा है? क्या इंडिया भारी पड़ेगा एनडीए पे? निश्चित तौर पे पीडीए भारी पड़ेगा एनडीए पे और इंडिया ये चुनाव जीत के रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ एस भारती जी, मध्य प्रदेश से हैं और समाजवादी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। फिलहाल अब मैं आप लोगों से जो बात हो रही थी, पीछे पीडीए का बहुत बड़ा बैनर, इंडिया की बात लगातार कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि पीडीए एनडीए को हराएगा, इंडिया एनडीए को हराएगा। तो आप लोग क्या राय है इंडिया और पीडीए को लेके, और क्या एनडीए को इंडिया हरा पाएगा? आप लोग क्या राय है उस पर अपनी राय देना ना भूलें। फिलहाल ये वीडियो मैं खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगले वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक नमस्कार।